हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए है क्योंकि काफ़ी देर से क्लास 10th के बच्चों की डिमांड थी, मैम हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाएं और फुटप्रिंट्स हमें नहीं समझ आ रही, काफ़ी सारे चैप्टर्स का कुछ समझ नहीं है, तो प्लीज़ आप ये हमसे डिस्कस करें। आज इस वीडियो के थ्रू आपके सारी क्वेरीज का जवाब आएगा। फुटप्रिंट्स के सारे चैप्टर्स मैंने कवर अप किए हैं इस वीडियो में, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस व्हिच कैन कम इन बोर्ड एग्जाम्स, एज वेल एज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के हैं, जिसके बच्चों को फॉर्मेट नहीं पता है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी मार्किंग स्कीम कैसी है, लैंग्वेज क्या लिखनी है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर अप किया है। तो आप अपने फ्रेंड्स से जो क्लास 10th में अपेयर हो रहे हैं उन सब बच्चों के साथ ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि सब बच्चों के डाउट्स लास्ट मोमेंट पे क्लियर हों, ये बुक की क्लैरिटी मिले और आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चलिए चलिए लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। सबसे पहले बेटा आप सब लोगों को राइटर्स के नेम लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन की शुरुआत लेसन के नाम और राइटर के नेम के साथ करेंगे तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। ओके, सो लेट्स सी इनका राइटर कौन है, जेम्स हैरियट, और HA नहीं है, HE, हैरियट। सो इस स्टोरी में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है मिसेस पम्फ्री। वो कौन है, शी इज अ रिच वुमन। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये अपने जो डॉग है उसका नाम ट्रिकी है, उसको ओवर फीडिंग करती हैं, इतना खिलाती पिलाती रहती है विदाउट एनी रीजन, और उस वजह से ही हैज बिकम ओवरवेट एंड सिक ड्यू टू ओवर इंडल्जेंस। ये वर्ड को, कीवर्ड को आप, मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस कीवर्ड को, ये देखिए ओवर इंडल्जेंस, इसको प्लीज लिख लें, दिस इज द कीवर्ड। अब आप पूछेंगे मैम कीवर्ड क्या होता है। बोर्ड में जब टीचर्स पेपर चेक करते हैं तो उनको आंसर की में कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं चैप्टर में से जो आंसर में होने जरूरी होते हैं। तो ये जो है कीवर्ड्स, इनको आप प्लीज नोट डाउन कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर्स और आपको आने चाहिए। ओवर इंडल्जेंस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खा पी के वो बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर हैरियट, ये थर्ड कैरेक्टर आते हैं, माइनर कैरेक्टर है। अब मिसेस पंपरी परेशान है कि ये क्या हो गया मेरे डॉग को, ये बीमार रहना शुरू हो गया, तो ऑफ कोर्स वो डॉक्टर के पास जाएंगी। डॉक्टर कौन है, डॉक्टर हैरियट। शी टेक्स हिम टू द क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट। ट्रिकी रिकवर्स विद अ कंट्रोल डाइट एंड एक्सरसाइज। ट्रिकी रिकवर कर जाता है जब वो अपनी डाइट को कंट्रोल करता है, क्योंकि डॉक्टर वहां पे उसको स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर रखता है, ऊपर से उसको एक्सरसाइज भी करवाता है। सो द स्टोरी, इसका मैसेज क्या है, स्टोरी हाईलाइट क्या करती है, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड बैलेंस्ड केयर। अगर आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से तो ये लाइन को आप वहां पे लिख लें, जब आफ्टर मेंशनिंग द नेम ऑफ द चैप्टर एंड द राइटर, द स्टोरी हाईलाइट। स्टोरी क्या हाईलाइट करती है कि डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या है, बैलेंस डाइट या बैलेंस केयर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये था एक छोटा सा समरी बच्चों को बताने के लिए, यू कैन रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक द चैप्टर, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्टोरीज के बारे में है। अब चलते हैं हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ, जो कि एग्जाम्स में 50% आने हैं और बच्चों को पता ही नहीं कि आंसर क्या लिखना है, कैसे लिखना है। दैट इज बेस्ड अपॉन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब क्या होता है कि उसको खुद को अंडरस्टैंड करके लिखना। पहला क्वेश्चन जो एक मोस्ट एक्सपेक्टेड है, व्हाई डिड ट्रिकी फॉल इल एंड हाउ वाज ही क्योर्ड। इसमें मैं कीवर्ड्स जो बताऊंगी उसको लिखते जाएं। ट्रिकी फेल इल ड्यू टू ओवर फीडिंग इज अ कीवर्ड एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, 2 पॉइंट्स हो गए। मिसेस पंपरी इंडल्जेंस मेड हिम लेथार्जिक एंड ओबीस, ये वर्ड को नोट करें। इंडल्जेंस का मतलब है कि उसको ओवर केयर करती है, ओवर खिलाती हैं उसको, जिसकी वजह से वो लेथार्जिक, लेजी का एक अपडेटेड वर्ड है, क्या है, लेथार्जिक। आजकल लेजी नहीं कहते हैं, लेथार्जिक कहते हैं। अन ओबीस कौन होता है, जो ओबेसिटी से सफर करता है, जो बहुत ज्यादा खाता पीता है, उसको बोलते हैं ओबीस। डॉक्टर हैरियट क्योर्ड हिम बाय टेकिंग हिम टू हिज क्लिनिक। डॉक्टर हैरियट उसका बहुत ध्यान करते हैं, जब क्लिनिक पे जाता है वो। वेयर ट्रिकी वाज गिवन अ स्ट्रिक्ट डाइट एंड एनकरेज टू एक्सरसाइज, रिगेनिंग हिज हेल्थ
क्विकली, और वहां जाके उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा जाता है, एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिससे उसकी जो हेल्थ है दोबारा से रीगेन हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहूंगी बच्चे, जब आपको एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हो आते हैं तो आपने दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है उसको अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है, क्योंकि दिस क्वेश्चन कैरी 1.5 मार्क्स एंड दिस पार्ट ऑल्सो कैरीज 1.5 मार्क्स, तभी ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पैम्परिंग पेट्स। अब ये आपने खुद बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने एक जनरल डाल दिया था कि आपको अगर ये आता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो चले बच्चे कैसे लिखेंगे। बस सेकेंड वाला पूरा ही का पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, स्टोरी क्या हाईलाइट करती है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पैम्परिंग पेट्स, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है क्या रिजल्ट हो सकते हैं अगर आप अपने पेट्स को इतना पैम्पर करेंगे। The story demonstrates that excessive indulgence can harm pets. Story demonstrate का मतलब क्या होता है, shows. Demonstrate word आप analytical paragraph में भी use कर सकते हैं। The opening line that the analytical this paragraph demonstrates, depicts, shows, portrays, ये different words हैं जिससे कि आप opening start कर सकते हैं किसी भी आंसर की। ठीक है। Mrs. Pumphrey's पैम्परिंग विथ रिच फूड एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन मेड ट्रिकी अनहेल्दी। रीजन बताएं क्या था, मिसेस पंपरी का पैम्पर करना विथ रिच फूड, सिर्फ फूड ना यूज करे, रिच मतलब है कि बहुत ही हेवी खाना खिलाती थी लाइक चिकन एंड ऑल, एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन जिसकी वजह से ट्रिकी अनहेल्दी होता है। डॉक्टर हैरियट्स प्रैक्टिकल अप्रोच restored Tricky's vitality, emphasizing the importance of balanced caring for pets. और डॉक्टर हैरियट की जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी ट्रिकी को लेके, जिसकी ट्रिकी इसकी वाइटैलिटी का मतलब है उससे उसकी एनर्जी रिस्टोर होती है, दोबारा से उसको एनर्जी मिलती है चलने की, बिकॉज ही वॉज अनएबल टू वॉक। इससे क्या एम्फेसाइज कर रहा राइटर कि इंपॉर्टेंस क्या है आज के टाइम में ऑफ केयरिंग द पेट्स व्हेन वी डोंट गिव देम ओवर इंडल्ज देम विद द फूड। सो ये आपका आंसर है। हमने कीवर्ड्स कौन कौन से किए, डेमोन्स्ट्रेट्स किया, देन वी डिड excessive indulgence, then we did practical approach, discipline, restored Tricky's vitality। emphasize का मतलब होता है क्या दर्शाती है, क्या स्ट्रेस करता है राइटर इसमें। चलिए अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है Why did Mrs. Pumphrey think Tricky's recovery was a trip of surgery? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके टाइटल के ऊपर बेस्ड है कि मिसेस पंपरी ऐसा क्यों सोचती कि ट्रिकी की रिकवरी उनके लिए एक ट्रिम्प ऑफ सर्जरी थी, वो सर्जरी के कारण पतला हुआ, उसकी रिकवरी डॉक्टर की वजह से नहीं हुई कि उन्होंने उसको डिसिप्लिन बनाया या स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा, राइट। सो दिस इज the question. How are you going to answer? This is how you need to answer. Listen to it carefully and please make your notes so as you can perform properly during your exams. You can write as per the keywords I have mentioned in the answers. Mrs. Pumphrey believed Tricky's recovery was a result of advanced surgical treatment because she didn't realize it was a simple care. Mrs. Pumphrey को लगता है कि ट्रिकी की रिकवरी सर्जिकल ट्रीटमेंट की वजह से हुई है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट का मतलब, जी हाँ, जो बच्चे कुछ डॉग्स हो या ह्यूमन बींग्स हो हेल्दी होते हैं तो आजकल उनका वेट लॉस के लिए एडवांस सर्जरी आ चुकी है जिससे कि वो अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। तो उनको लगा, मिसेस पंपरी को यही लगा कि मे बी डॉक्टर हैरियट ही हैज नॉट डिसिप्लिन्ड हिम, उन्होंने उसकी केयर नहीं की, रादर उसकी सर्जरी की जिसकी वजह से ही हैड लॉस्ट हिज वेट। So here her gratitude means thankfulness, stemmed from her misunderstanding of the efforts taken by Mrs. Dr. Harriet. तो यहाँ उनकी थैंकफुलनेस एक उन्होंने थैंक किया बट वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने उनके एफर्ट्स को नहीं एक्सेप्ट किया, जो एफर्ट्स उन्होंने लगाए थे उसको ट्रेन करने में, उसको डिसिप्लिन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, How does the humor in the story enhance its appeal? कई बच्चों को humor का मतलब नहीं मालूम होगा, तो let me tell you that when any writer he makes the reader laugh in the story, that is called as the humor. The humor arises from Mrs. Pumphrey's exaggerated reactions and the irony of Tricky's condition. Humor, हंसी कैसे आती है,
कैसे आपको अच्छा लगता है स्टोरी पढ़ के जब मिसेस पंपरी एग्जैजरेट करती है अपने रिएक्शंस को। एग्जैजरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाना, कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, दैट इज कॉल्ड एज एग्जैजरेटेड रिएक्शन। और आयरनी है ट्रिकी कंडीशन। आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस। Irony means when you say something but happens opposite to that. That is called as an irony. Dr. Harriet's observation and wit making the story enjoyable and relatable. फिर हमें नजर आता है कि डॉक्टर हैरियट उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं जहां की हम फर्स्ट सेंटेंस में क्या देख रहे हैं कि इस स्टोरी में हमें बहुत हंसी आती है जब हम ये देखते हैं, रीडर्स देखते हैं कि मिसेस पंपरी अपने डॉग के बारे में डॉक्टर को इतनी एग्जैजरेटेड फॉर्म में बातें बताती है कि देखो जी मेरे डॉग को क्या हो गया, वो चल नहीं पा रहा, उसको ये हो गया वो हो गया। तो ये आयरनी है कि उसने सच्चाई तो बताई नहीं, ऑपोजिट होता है। तो उनको ये समझ नहीं आ पाती कि डॉक्टर समझ जाता है कि ये हुआ है उनके एक्सेसिव खाने पीने की वजह से, उसको बहुत खिलाती पिलाती हैं। सो दैट इज द कीवर्ड ऑब्जर्वेशन एंड विट मेकिंग द स्टोरी एंजॉयबल एंड रिलेटेबल। ये लास्ट लाइन लर्न करें, मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था, इट मेक्स द स्टोरी एंजॉयबल एंड रिलेटेबल। अब चलते हैं हम करेक्टर एनालिसिस की तरफ। करेक्टर एनालिसिस का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, लेकिन वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होगा। वहां आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और वहां पे करेक्टर स्केच को आपने लिखना है बाय टेलिंग द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। मेरा एक वीडियो पहले भी आ चुका है, हाउ टू राइट ऑन द करेक्टर एनालिसिस, यू कैन गो एंड सर्च ऑन माय चारुमुगा इंस्पायर्स वीडियो। सो वहां पे आपको पता होना चाहिए करेक्टर स्केच का मतलब है यू नीड टू टॉक अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पर्सन, the qualities of the person, and his how does the character grow in the story. You will not talk about the summary. Character sketch का मतलब ये नहीं है कि शुरू से लेके एंड तक पूरी समरी बता दो, वही बच्चों के मार्क्स करते हैं। एंड सेकेंडली, characters are always written in the present tense. They are never written in the past tense. क्यों? क्योंकि characters कभी नहीं मरते, characters never die. दे ऑलवेज स्टे, उनको इनैक्ट भी किया जाता है। तो चलिए हम करते हैं मिसेस पंपरी का कैरेक्टर। मिसेस पंपरी इज अ वेल्दी काइंड हार्टेड वुमन हु डोट्स ऑन हर पेट डॉग ट्रिकी। यहाँ पे पंचुएशन को ध्यान से देखें बिकॉज पंचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क बोर्ड ने कहा है कि अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक बच्चा करता है, पंचुएशन वगैरह नहीं लगाता तो नंबर काटें। तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर। कौन है वो? एडजेक्टिव्स क्या लगाए? वेल्दी, काइंड हार्टेड वुमन। वो अपने डॉग को बहुत ज्यादा ज्यादा पैम्पर करती है। और कॉमा लगा के नाम लिखना है ट्रिकी। हर इमेंस लव, इमेंस मींस बहुत ज्यादा, ह्यूज। हर इमेंस लव फॉर ट्रिकी लीड्स हर टू ओवरफीड हिम विद रिच फूड मेकिंग हिम अनहेल्दी। इतना खाना खिलाती है, इतना रिच फूड खिलाती है जिससे वो अनहेल्दी हो जाता है। She is genuinely concerned for Tricky's well-being but lacks knowledge about proper pet care. तो दिस इज हाउ द कैरेक्टर ग्रोस कि वो जेन्युइनली कंसर्न है ट्रिकी को लेके, बट क्या नहीं, उसके अंदर नॉलेज नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज से क्या होता है कि उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती ट्रिकी को। हर एग्जैजरेटेड रिएक्शंस एंड पैम्परिंग नेचर एंड ह्यूमर टू द स्टोरी। उसकी जो रिएक्शन, एग्जैजरेटेड रिएक्शंस पहले कराया था आपको मैंने वर्ड, और पैम्परिंग नेचर की वजह से स्टोरी में एक एलिमेंट प्रोवाइड करता राइटर, वो कौन सा है? दैट इज ह्यूमर। डिस्पाइट हर फ्लॉज, अब यहां पे डिस्पाइट ऑफ मत लिखें बिकॉज डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता। डिस्पाइट हर फ्लॉज, अपनी गलतियों के बावजूद वो क्या है? शी इज केयरिंग एंड जेनरस as seen in a gratitude towards Dr. Harriet। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जाते वक्त वो डॉक्टर हैरियट को थैंक्स कह के गई थी, चाहे वो उसको सर्जरी ही लगा हो, बट स्टिल शी वाज कंसर्न। मिसेस पंपरीज कैरेक्टर क्या हाईलाइट करता है? हाउ मिसप्लेस्ड अफेक्शन कैन समटाइम्स हार्म दोज वी लव, कि कभी कभार इतनी ज्यादा अफेक्शन कभी हम जब किसी को देते हैं, इतना प्यार किसी को करते हैं, तो वो उनके लिए नुकसान का कारण भी बन सकती है। अब चलते हैं डॉक्टर हैरियट की तरफ। हु इज डॉक्टर हैरियट? ही इज अ वाइस, प्रैक्टिकल एंड कंपैशनेट वेटरनरी। तो ये आप वर्ड्स को लिखें, एडजेक्टिव्स आगे वाइस हो गया,
प्रैक्टिकल है, ज्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं, ऐसा नहीं है। और कंपैशनेट का मतलब होता है काइंड। वेटरनियन डॉक्टर होते हैं जो कि वेट होते हैं, जो कि एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उनको वेटरनियन कहते हैं। ही अंडरस्टैंड एनिमल्स नीड्स एंड अडॉप्ट्स अ नो नॉनसेंस अप्रोच टू ट्रिकीज रिकवरी। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि एनिमल्स की क्या जरूरतें हैं, और वो नो नॉनसेंस अप्रोच का मतलब है ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, ही डजंट वांट एनी काइंड ऑफ so much of pampering to the dog so that he becomes ill again. आगे उन्होंने क्या ऐड किया स्टोरी में, his patience and humor are evident in how he deals with Mrs. Pumphrey's overindulgence and Tricky's condition. उनकी पेशेंस है, ह्यूमर है, उससे क्या पता लग रहा है कि मिसेस पंपरी जब ओवर इंडल्ज करती हैं ट्रिकी को तो उससे उसकी कंडीशन कितनी वर्स बन जाती है। Dr. Harriet is dedicated to his profession and cares deeply for animals' ability to balance kindness with discipline, makes him an admirable character. डॉक्टर हैरियट डेडिकेटेड है अपने प्रोफेशन को लेके, बहुत ज्यादा गंभीर हैं, और उनको पता है कि बैलेंस डाइट की वजह से या डिसिप्लिन की वजह से ही कैन ही बिकम्स एज एन एडमायरेबल कैरेक्टर। हम उसको अच्छा समझते हैं, हम प्यार करते हैं ऐसे कैरेक्टर को, हम एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ही रिप्रेजेंट्स द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपर्टीज, एम्पैथी एंड विट। और ये तीन वर्ड्स को लर्न कर लें, एक्सपर्टीज, एम्पैथी एंड विट। एक्सपर्ट हैं, सिंपैथेटिक भी हैं और विटी भी हैं। ओके, ट्रिकी का कैरेक्टर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दो वेरी ब्रीफ बट करना तो पड़ेगा, आ सकता है 3 मार्क्स में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स में आ सकता है। सो ट्रिकी इज अ स्मॉल पैम्पर्ड डॉग who becomes overweight due to overindulgence. He is portrayed as lethargic. Lethargic word को learn करें, मतलब lazy है, and indulgent but quickly adapts to healthier lifestyle under Dr. Harriet's care. बहुत ज्यादा लेजी है, बट बहुत जल्दी अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाता है जब डॉक्टर हैरियट उसका ध्यान रखते हैं। ट्रिकीज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्पॉइल्ड पेट टू एन एक्टिव एंड लाइवली डॉग सिंबलाइजेस द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर केयर एंड डिसिप्लिन। ट्रिकी की जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उससे ये पता लगता है कि अगर एक डॉग बहुत स्पॉइल्ड है तो उसको अगर प्रॉपर केयर की जाए, डिसिप्लिन में रखा जाए तो वो भी ठीक हो सकता है। His innocent and lovable nature makes him endearing. Endearing means tolerating to both Mrs. Pumphrey and the readers. उसकी innocent nature से हम readers भी और Mrs. Pumphrey दोनों उसको पसंद करते हैं as a dog. अब आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में आने हैं, और आपके काफी सारे बच्चे कि मैम हमें फॉर्मेट नहीं पता कैसे लिखना है, तो ये आता है डायरी एंट्री की फॉर्म में। इसका फॉर्मेट नोट कर लें। इमेजिन यू आर डॉक्टर हैरियट, राइट अ डायरी एंट्री अबाउट ट्रिकीज रिकवरी। तो डायरी एंट्री का फॉर्मेट है, पहले डेट लिखनी है, डे लिखना है और टाइम लिखना है, डेट, डे एंड टाइम, फिर लिखना है डेयर डायरी, कॉमा, टुडे वॉज अ ट्रूली हार्ट वार्मिंग डे। आज का दिन बहुत अच्छा था। जब भी हम डायरी एंट्री बिगिन करते हैं तो कुछ अच्छे एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं। वॉज अ हॉरिबल डे, फैंटास्टिक डे, mesmerizing day, a memorable day. So you can start as anything as you feel like. अगर अच्छा दिन रहा तो use some positive words, नहीं अच्छा रहा तो use some negative words. Ricky, the poor, overfed and pampered dog has shown remarkable progress in his recovery. When Mrs. Pumphrey first brought him to me, I could hardly believe how lethargic and bloated he was. It was evident that her excessive indulgence had taken a toll on him. अब यहाँ पे आप ये देखें फर्स्ट पैराग्राफ में, पहले तो याद रखें कि डायरी एंट्री आए या आपको एक लेटर आए तो आपने 3 पैराग्राफ्स में लिखना है, 1 पैराग्राफ इज नॉट अलाउड। सेकेंडली, चैप्टर में आपने अपने बारे में बताना है। एप्लीकेशन मतलब बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आप उस स्टोरी को अपने ऊपर अप्लाई करके बताएं कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। सेकेंडली, जब आप उस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां पे आपने वो सारे कीवर्ड्स ग्लॉसरी के यूज करने हैं जो चैप्टर में है, जैसे कि हमने अभी किया ओवरफेड, पैम्पर्ड, और फिर लेथार्जिक वर्ड किया, एक्सेसिव इंडल्जेंस वर्ड यूज किया। After just a few days of controlled diet, regular exercise, and interaction with other dogs at the surgery, Tricky has transformed into a lively, energetic little creature. Watching him run around, play, and finally enjoy his meals with enthusiasm brought immense joy to my heart. अब यहाँ पे आपने बताना है कि उसकी कंट्रोल डाइट की वजह से उसका अब क्या फायदा हुआ। कंट्रोल डाइट ली उसने,
तो जब बाकी डॉग्स के साथ उसकी इंट्रैक्शन हुई तो उसकी वजह से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी हुई, एनर्जेटिक बना, ठीक है। मिसेस पम्फ्रीज रिएक्शन वॉज ओवरवेलमिंग। ये वर्ड को लर्न करें, ओवरवेलमिंग मीन्स व्हेन यू से समथिंग आउट ऑफ एक्साइटमेंट, वेरी हैप्पी और सैड। ओवरवेलम दोनों सिचुएशंस में हो सकता है। शी डिक्लेयर्ड इट अ मिरेकल एंड फ्लडेड मी विद ग्रैटिट्यूड। बहुत ज्यादा मुझे थैंक्स कहा। मोर इम्पॉर्टेंटली आई होप शी हैज लर्न द वैल्यू ऑफ मॉडरेशन एंड विल टेक बेटर केयर ऑफ ट्रिकी गोइंग फॉरवर्ड। अब मुझे लगता है कि आज के ये सब चीजों से उसको पता लगो कि मॉडरेट खाना क्या होता है, इन मॉडरेट थिंग्स वी शुड गिव इट टू द डॉग्स एंड आई होप दैट शी विल डेफिनेटली टेक केयर। It's days, it days like these that make my work so fulfilling. This is a very encouraging line at the end, how you can end up कि ऐसे दिन मेरी लाइफ को और फुलफिल बनाते हैं। हाँ जी, जब आपको इंकरेजमेंट मिलती है, आपको कोई प्रेज करता है, ग्रैटिट्यूड दिखाता है, तो आपका और मन करता है कुछ करने का। एंड एट द एंड डू राइट डाउन गुड नाइट, बिकॉज डायरी राइटिंग इट्स इंपॉर्टेंट। यू ऑल राइट एट द एंड ऑफ द डे एंड जैसे कि आपको लिखा गया इमेजिन यू आर डॉक्टर हैरियट, सो यू हैव टू मेंशन Dr. Harriet. So with this I come to an end of the first chapter. अब आते हैं The Thief Story, Ruskin Bond. नोट करें, ये स्टोरी है हरी सिंह की। वो कौन है? एक काइंड हार्टेड, बहुत ही अच्छा इंसान है। वो क्या करने की कोशिश करता है कि राइटर जो है अनिल, उसके घर में चोरी करने की कोशिश करता है। उसको पता है उसने पैसे वहां रखे हैं, कहाँ बंडल ऑफ नोट्स रखे हैं। बट जब वो जाता है स्टेशन की तरफ तो उसको सब चीजें याद आती है कि अनिल ने उसको पढ़ना लिखना सिखाया, उसको सही रास्ते पे चलना सिखाया। अब वो रिग्रेट उसको अंदर से बहुत परेशान करता है एंड ही थिंक्स ऑफ चूजिंग द राइट पाथ एंड गोइंग बैक टू अनिल। सो ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? जैसे मैंने लास्ट लाइन में आपको बोला था लास्ट चैप्टर में कि हर एक चैप्टर की लास्ट लाइन आपने जरूर लिखनी है, लर्न करनी है। इट टीचेस अस ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ईमानदारी क्या होता है, विश्वास क्या होता है और कैसे इंसान अपने आप को बदल सकता है। अब चलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डज द थीफ डिसाइड टू रिटर्न द मनी? थीफ क्यों सोचता है मनी रिटर्न करने के बारे में? द थीफ कौन है? हरी सिंह feels guilty after observing Anil's trust and kindness. Anil's honesty and belief in him inspired the thief to change his way and return the money. उसकी honesty है, विश्वास है, उसकी वजह से उसको इंस्पिरेशन मिलती है। That is why he returns the money. Because Anil is a very genuine person, he is a very kind-hearted person. उसने कभी नहीं देखा कि like he is a poor person तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। Trust. अब सेकेंड क्वेश्चन आपका जाता है, हाउ डज द स्टोरी पोर्ट्रे द थीम ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लाइंस आप नोट करें, ये आप आपके लॉन्ग आंसर्स में भी लिख सकते हैं। ट्रस्ट एंड काइंडनेस हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म पीपल। ट्रस्ट और काइंडनेस में पावर है, लोगों को बदल सकती है। Anil's faith in the thief triggers a sense of remorse and self improvement. remorse होता है sadness, ठीक है। अनिल का फेथ जो बनता है हरी सिंह के अंदर, थीफ के अंदर, उससे उसको ट्रिगर होता है कि मुझे अपने अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। प्रूविंग दैट इवन अ क्रिमिनल कैन चेंज। इससे ये प्रूव होता है कि इवन जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो भी अपने आप को बदल सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको प्लीज लिख लें। वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इज मोस्ट एक्सपेक्टेड टू कम इन। आगे चलते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, अगेन विच आर मोस्ट एक्सपेक्टेड टू कम इन एग्जाम। हाउ डिड अनिल रिएक्ट टू द थेफ्ट? अनिल ने कैसे रिएक्ट किया? वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे सारा चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसका रिएक्शन कभी भी नहीं लर्न करते। रिएक्शंस किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ केमिस्ट्री में रिएक्शंस नहीं होते, इंग्लिश में भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अनिल डिडंट कन्फ्रंट द थीफ डायरेक्टली। उसको डायरेक्टली कुछ नहीं कहता। कन्फ्रंट का मतलब है डायरेक्टली कुछ नहीं कहता। He subtly acknowledged and the return money with a smile. Subtly means बहुत ही कामली, धीरे से उस चीज को एक्नॉलेज करता है और देखता है कि जब वो उसको हरी सिंह पैसे दे रहा है, शोइंग हिज अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। उसको ये समझता है लाइक हाँ इसको समझ आ चुकी है और उसको मेरे पर ट्रस्ट है। Why did the thief consider Anil an easy target initially? थीफ ने पहले अनिल को एक आसान सा टारगेट क्यों समझा? The thief found Anil simple and trusting, believing he could easily deceive him. However, Anil's genuine nature and intelligence proved him wrong. थीफ ने पहले देखा कि अनिल एक सिंपल इंसान है, ट्रस्ट करने वाला है, तो इसलिए उसके ऊपर उसको लगता है कि उसको कोई इंसान डिसीव का मतलब होता है कोई धोखा नहीं दे सकता। नो वन कैन चीट हिम। हाउएवर, अनिल की जो खुद की जेन्युइन नेचर होती है और इंटेलिजेंस होती है वो उसको गलत चली जाती है, बिकॉज द थीफ हरी सिंह हैड डिसीव्ड हिम। अब हम नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कैरेक्टर स्केच दैट इज ऑफ अनिल. Very important character. Both the characters are equally very important. You have to go through both the characters. Anil is a kind, trusting and understanding man. He earns a modest living but values honesty and hard work. Anil एक kind इंसान है, अच्छा समझदार है, ट्रस्ट करने वाला है, अंडरस्टैंडिंग है. He earns a modest living but values honesty and hard work. एक simple living, modest होता है, simple living है उसकी, लेकिन जो भी पैसा कमाता है वो ऑनेस्टी के थ्रू है, हार्डवर्क के थ्रू है. अनिल्स कंपैशनेट नेचर. ये कंपैशनेट वर्ड बहुत सारी स्टोरीज में आता है, इसको कर लें. इसका मतलब होता है काइंड. ठीक है, बेनोवलेंट भी कहते हैं कंपैशनेट को. बेनोवलेंट का मतलब भी काइंड ही होता है. इज एविडेंट व्हेन ही ऑफर्स शेल्टर एंड वर्क टू द थीफ. जबकि वो कैसे नजर आती है जब वो हरि सिंह को शेल्टर देता है. ठीक है, and his trust in the thief even after discovering the theft shows his belief in giving people a second chance. उसका जो ट्रस्ट है थीफ को लेके ये बताता है कि ऐसे लोगों को सेकंड चांस कैसे देते हैं. Anil's actions ultimately inspired the thief to change his ways, proving his wisdom and positive influence. अनिल के एक्शन अल्टीमेटली थीफ जैसे लोगों को इंस्पायर करे कि अपना रास्ता बदलें, उनको विजडम मिलता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है. अब चलते हैं द थीफ की तरफ. हरि सिंह कौन है? यंग स्किल्ड थीफ who initially seeks to exploit Anil's trusting nature. जो कि पहले एक्सप्लॉइट करता है अनिल की नेचर को. Despite his manipulative tendencies, Hari is not hardened and feels guilt when confronted with Anil's kindness. अपनी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, चीजों को बहुत ही हेर फेर करने वाले इंसान को मैनिपुलेटिव करते हैं. हरी को गिल्ट बाद में फील होता है कि मुझे एक इंसान ने इतना काइंडली ट्रीट किया और मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ. His decision to return the stolen money marks his transformation of his character. It reflects the possibility of redemption and the impact of kindness on a person's conscience. इससे हमें ये पता लगता है कि जैसे उसने उसका पैसा लौटाया, एक बंदे का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है. वो रिडेम्पशन, ये थीम ऑफ रिडेम्पशन जरूर करें. चेंज, रिडेम्पशन का मतलब होता है कैसे इंसान जब गलत रास्ते पे चलता है लेकिन एकदम से उसको एहसास होता है उसने गलती की. दैट इज कॉल्ड एज रिडेम्पशन. दिस इज अ कीवर्ड, नोट डाउन. और ये सब कैसे होता है? बिकॉज ही हैड बीन ग्रेटली इंपैक्टेड बाय अनिल्स काइंडनेस. सो दिस वाज द कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल एंड द थीफ. अब चलते हैं हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की तरफ. राइट अ लेटर फ्रॉम द थीफ टू अनिल आफ्टर हिज ट्रांसफॉर्मेशन. पहले फॉर्मेट आएगा जैसे मैंने आपको बताया. कंटेंट देखते हैं. डियर अनिल, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स. आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू यू फॉर द ट्रस्ट एंड काइंडनेस यू शोड मी विद व्हेन नो वन एल्स डिड. मैं तुम्हें आभार व्यक्त कर रहा हूँ. आई एम शोइंग थैंकफुलनेस टू यू कि तुमने मेरी तरफ ट्रस्ट किया, काइंडनेस दिखाई. सेकेंड पैराग्राफ. योर बिलीफ इन मी एंड योर पेशेंस टच्ड माई हार्ट. आपका ट्रस्ट मेरे दिल को छू गया. एंड मेड मी रीथिंक माई एक्शंस. जिससे कि मैंने अपने एक्शंस को दोबारा सोचा कि मैंने चोरी करके कुछ गलती तो नहीं की. आई रियलाइज दैट द लाइफ आई वॉज लीडिंग वुड ब्रिंग नथिंग बट रिग्रेट. मुझे लगा कि इस तरह की जिंदगी सिर्फ मेरे लिए रिग्रेट ला सकती है. रिग्रेट का मतलब होता है व्हेन यू फील सॉरी, पछतावा होता है. योर डिसीजन टू लेट मी स्टे विद यू एंड लर्न हैज ट्रांसफॉर्म मी कंप्लीटली. तुम्हारा डिसीजन जो था ने मुझे मेरे को रखने का, इसने मुझे कंप्लीटली चेंज कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है. लास्ट पैराग्राफ, क्लोजिंग वन. आई हैव डिसाइडेड टू लिव ऑनेस्टली फ्रॉम नाउ एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी. इसमें हम मैसेज प्रोवाइड करें कि अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो वो क्या सोच सकता है, उसके एंड पे वो क्या ही सोच सकता है कि वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी को लेकर पॉजिटिव बनाएगा. थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू सी द बेटर साइड ऑफ लाइफ. आई विल फॉरएवर रिमेंबर यू, be so much thankful to you. With deep respect and gratitude, yours sincerely, Hari Singh. So ये आप नोट डाउन करें. लास्ट लाइन को ऐसे ही एक पैराग्राफ नहीं लिखते, लाइक लास्ट लाइन ही होती है, ये शॉर्ट लाइन होती है. बाय टेलिंग हाउ आर यू गोइंग टू से योर थैंक्स टू द पर्सन. सो दिस वाज योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. सेकेंड आ गया आपकी डायरी एंट्री. इमेजिन यूर अनिल. राइट अ डायरी एंट्री आफ्टर डिस्कवरिंग द थेफ्ट एंड इट्स हार्म. आप अनिल हैं, एक डायरी एंट्री लिखें कि आपको पता लगा कि मेरे घर में चोरी हो गई है, तो आप क्या करेंगे. हाँ, बच्चे सोच में पड़ जाते हैं क्या लिखें क्या लिखें, क्योंकि सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो सोच रहा था वो तो हरि सिंह सोच रहा था, अनिल के बारे में तो हमें पता ही नहीं है. तो देखते हैं कैसे लिखते हैं.
Dear diary, today has been an unusual day, one that left me deep in thought in the morning. I discovered that some money was stolen from my savings. It was shocking, but what surprised me even more was that the same money was returned later. आप जब लिखेगा अनिल तो क्या लिखेगा कि आज का दिन कैसा था, अजीब था। जैसे मैंने आपको बोला कुछ पॉजिटिव वर्ड्स कुछ नेगेटिव वर्ड्स, तो ये कौन सा वर्ड हुआ, अनयूजुअल। व्हेन यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, आपको नहीं पता क्या करना, तो ये अनयूजुअल डे होता है कि मेरे पास कुछ सेविंग्स थी वो सब चोरी हो गई। I strongly feel that Hari Singh, despite his background, has a good heart. My decision to trust him and treat him with kindness might have influenced him to rethink his choices. This incident has reaffirmed my belief that trust and compassion can truly work wonders. ये देखिए लैंग्वेज कैसे आपके लिए बनाई गई है कि मुझे लगता है, I strongly believe कि हरि सिंह का चाहे एक बैकग्राउंड सही नहीं था लेकिन उसका दिल अच्छा था, और मुझे ट्रस्ट है वो एक काइंड इंसान बनेगा। मेरी काइंडनेस ने उसको टच किया होगा और वो दोबारा अपने डिसीजन को सोचेगा और यही चीज वंडर्स लेकर आएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन इंटरप्रेट। I hope this marks the beginning of the new chapter in his life. Perhaps placed in him, gave him the courage to change for the better. Perhaps God placed him, उसको courage मिले और उसको अपनी लाइफ में वो बेटर बने। गुड नाइट अनिल। सो दैट वाज द थीफ स्टोरी। अब चलते हैं द मिडनाइट विजिटर के ऊपर। द मिडनाइट विजिटर रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। ये स्टोरी किससे डील करती है? ऑसिबल। हु इज ऑसिबल? अ सीक्रेट एजेंट। वो क्या इनकाउंटर करता है? इंट्रूडर को। इंट्रूडर कौन होता है? जो घर में चोर जबरदस्ती से चोरों की तरह घुस आता है, और उसका नाम क्या है? मैक्स। कहाँ आता है? उसके होटल के रूम में। ऑसिबल cleverly misleads Max about a balcony and outsmarts him. Possible उसको बड़ा चालाक है, राइटर है, तो वो उसको बालकनी का रास्ता दिखाता है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, जबकि वहाँ कुछ नहीं होता। ही सिंपली फॉल्स डाउन फ्रॉम हियर और उसकी डेथ हो जाती है। सो अगेन लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट। ये स्टोरी क्या एम्फेसाइज करिए? इंटेलिजेंस एंड क्विक थिंकिंग ओवर फिजिकल स्ट्रेंथ। एम्फेसाइज करती है, स्ट्रेस करती है कि इंसान को मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं है अगर आप चीजों को ओवर रिएक्ट करोगे। आपकी समझदारी, इंटेलिजेंस एंड क्विक थिंकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। चलिए अब चलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। सो हमारा फर्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, हाउ डज ऑसिबल हैंडल द सिचुएशन विद मैक्स। ऑसिबल जो कि एक राइटर है, ऑथर है, वो मैक्स जैसे इंट्रूडर जब उनके घर में, उनके होटल के रूम में घुसते हैं तो उनके साथ इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। सो ऑसिबल अगेन यूजेस हिज विट, समझबूझ, सूझबूझ, दैट इज कॉल्ड एज विट। हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, दैट वाज द ट्रिकी वाला चैप्टर, उसमें भी विट वर्ड आया था। एंड क्विक थिंकिंग टू आउटस्मार्ट मैक्स, ही फैब्रिकेट्स अ स्टोरी। कोई कहानी को बनाना, सच्ची कहानी नहीं, जब आप कोई कहानी झूठ मूठ में बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फैब्रिकेट्स। ही फैब्रिकेट्स अ स्टोरी अबाउट नॉन एग्जिस्टेंट बैल्कनी। वो एक ऐसी झूठ मूठ कहानी बनाता है कि वहां पे एक नॉन बैल्कनी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती थी, कॉजिंग मैक्स टू पैनिक एंड अल्टीमेटली फॉल टू हिज डिमाइस। डिमाइस मीन डेथ। इसकी वजह से मैक्स पैनिक हो जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है, वो कूद जाता है उस बैल्कनी से। What does the story reveal about the importance of intelligence over physical strength? The story highlights that intelligence and presence of mind are more effective than physical strength. Story highlight करती है कि इंसान की इंटेलिजेंस या प्रेजेंस ऑफ माइंड वो ज्यादा इफेक्टिव है उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ से। सो ऑसिबल के टैक्टिक्स इट सेव हिम विदाउट एनी नीड फॉर वायलेंस। उसके टैक्टिक्स उसको बचाते हैं कि उसको कोई भी वायलेंस की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बच सकता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। How is Ausible different from typical secret agents? Ausible is uncharacteristically fat, clumsy and non-glamorous for a secret agent. Ausible जो है uncharacteristically मतलब है कि वो, आप नहीं लिखना चाहते वर्ड ना लिखें, आप यही लिख सकते हैं Ausible is a fat, clumsy and non-glamorous। कोई भी वो सीक्रेट एजेंट है लेकिन उसका दिखता नहीं है। However, his sharp intellect and resourcefulness make him highly effective in his job. लेकिन उसकी जो समझदारी है, जो सीआईडी एजेंट्स वगैरह होते हैं सारे के सारे
बहुत समझदार होते हैं, इनको पता होता है कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें वो फंस जाए तो उनको पैनिक नहीं क्रिएट करना है, उनको समझ बूझ से काम लेना है. So why does Max fall in this mission? Max underestimates Ossible and falls for his fabricated story about the balcony, demonstrating the danger of overconfidence and lack of critical thinking. Max underestimate करता है Ossible की पावर को, और वो जो उसने कहानी बनाई होती है उससे वो बैल्कनी में कूद जाता है. उससे डेमोन्स्ट्रेट क्या करता है, क्या शो करता है कि डेंजर क्या होता है इंसान की ओवर कॉन्फिडेंस का या लैक ऑफ ओवर थिंकिंग का क्या रीजन हो सकता है. अब कैरेक्टर स्केच करते हैं ऑसिबल और मैक्स का. ऑसिबल इज अ सीक्रेट एजेंट विद एन अनकन्वेंशनल अपीयरेंस. ही इज इंटेलिजेंट, काम अंडर प्रेशर एंड रिसोर्सफुल. यहाँ पे एडजेक्टिव्स क्या यूज किए, अनकन्वेंशनल अपीयरेंस का मतलब होता है जिसकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा हैंडसम वाली नहीं होती, दैट इज अनकन्वेंशनल अपीयरेंस. वो इंटेलिजेंट है, काम है, किसी भी अंडर प्रेशर में काम कर सकता है, रिसोर्सफुल है. हिज एबिलिटी टू थिंक ऑन हिज फीट अलाउज हिम टू आउटस्मार्ट मैक्स. उसकी समझ है कि वो कुछ भी कर सकता है, तो जिसकी वजह से वो मैक्स जैसे इंट्रूडर को आउटस्मार्ट करता, मीन्स धोखा देता है. शोकेसिंग हिज ट्रू स्ट्रेंथ एज अ स्पाई. वो शोकेस करता है कि वो एक बहुत ही सही तरीके से एक स्पाई बन रहा है. स्पाई का मतलब होता है जासूस. डिस्पाइट लैकिंग द फिजिकल एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद एस्पिनेज, Ossible's quick-witted ingenuity make him a formidable character. Note down these words. Physical attributes ना होने की वजह से कि वो स्पाई है, लेकिन क्या था उसके पास में, उसकी विट थी, उसके पास में बहुत ही ज्यादा समझ बूझ थी, जिसकी वजह से एक फॉर्मिडेबल मीन्स अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर बन के हमारे सामने आता है. अब मैक्स को देखते हैं. मैक्स का कैरेक्टर कैसा है? ही इज अ टिपिकल एंटेगनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट होता है जो मेन कैरेक्टर हीरो होता है स्टोरी का. एंटेगनिस्ट कौन होता है? जो विलेन होता है. उसके कैरेक्टर्स फीचर्स क्या आएंगे? रथलेस है, ओवर कॉन्फिडेंट. रथलेस का मतलब रूड है, ओवर कॉन्फिडेंट है अपने स्किल्स को लेके कि वो बहुत ही शातिर चोर है. लेकिन क्या वो लैक करता है? However, his lack of wit and inability to assess situations critically lead him to his downfall. जिसकी वजह से वो situations को नहीं जज कर पाता, उसकी डाउनफॉल का कारण बनते हैं. मैक्स कैरेक्टर इट सर्व्स एज अ कंट्रास्ट टू ऑसिबल. उसका कैरेक्टर क्या सर्व करता है? कंट्रास्ट, कि वो ऑसिबल के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा, कि दोनों अपने प्रोफेशन में स्किलफुल हैं, बट हु इज मोर स्किलफुल? ऑसिबल. इट हाईलाइट्स हाउ ओवर कॉन्फिडेंस विदाउट इंटेलिजेंस लीड्स टू फेलियर. कि आप अपने प्रोफेशन दोनों का एक जैसा ही था ऑलमोस्ट, लेकिन उसका इंटेलिजेंस की तरफ था, इसका नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस से भरा था. दैट इज व्हाई इट रिजल्ट्स इन हिज फेलियर. This chapter is about a thief who attempts to rob a safe but is tricked by a woman. एक यहाँ पे भी चोरों की कहानी, पूरी जो स्टोरी है ना, ये सॉरी बुक है, इसमें बहुत सारे चोर आएंगे. तो ये भी एक ऐसे थीफ की कहानी है जो एक सेफ को रॉब कर रहा है, बट एक वुमन उसको रॉब कर लेती है, वो उससे भी ज्यादा चालाक होती है. सो द वुमन प्रिटेंडिंग टू बी द ओनर्स वाइफ डिसीव्स हिम इनटू ओपनिंग द सेफ. एक ऐसी वुमन है जो कि अपने आप को बताती है कि मैं एक ओनर की वाइफ हूँ, और वो सेफ को ओपन कर लेती है. दोनों ही चोर है यहाँ पे. हॉरेस जानबाई भी चोर है, ओके, और वुमन भी चोर है, बट सबसे ज्यादा क्लेवर चोर कौन निकलती है? वुमन. अब वो हॉरेस जानबाई अरेस्ट हो जाता है क्योंकि चोरी करने के लिए वो पूरे इंतजाम करके आया होता है, और वुमन उससे भी ज्यादा चालाक होती है. ठीक है, अरेस्ट हो जाता है, तो वो लेडी चोरी करके भाग जाती है वहां से. The story conveys the ideas that deception can outsmart even the cleverest criminals. कि चोरों में भी ईमानदारी नहीं होती है. तो यहाँ पे स्टोरी का आइडिया क्या है? डिसेप्शन मीन्स अगर आप किसी को धोखा देते हैं, इससे क्या आप क्लेवर जो होते हैं ना क्रिमिनल, क्लेवरेस्ट क्रिमिनल्स, उनको भी आप आउटस्मार्ट कर सकते हैं. So let's come to the competency based questions. Why does Horace Danby feel justified in stealing? Horace Danby क्यों justify करता है stealing को लेके, है ना? Horace Danby justifies his threat by convincing himself that he only steals to buy rare books which he genuinely loves. अब Horace Danby कहता है कि मैं चोरी क्यों करता हूँ? मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि उस पैसे से मैं वो बुक्स खरीदता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, रेयरेस्ट बुक होती हैं. लाइक वो गलत काम के लिए नहीं कर रहा, चलो बुक्स के लिए चोरी कर रहा है. He believes his actions are harmless as he doesn't steal frequently or from individuals who might suffer. ये पॉइंट को लिखे हैं. उसको लगता है कि जो मेरे एक्शंस हैं, ये बिगनिंग में आता है चैप्टर की, वो कहता है हार्मलेस है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, मैं किसी का कत्ल नहीं कर रहा हूँ, किसी को मार नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट अ स्मॉल पिटी थीफ जो
चोरी करता है बट किसी को परेशान नहीं करता। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द लेडी आउटस्मार्ट हॉरेस? लेडी कैसे हॉरेस को आउटस्मार्ट करती है यहाँ पे? The lady posing as the owner of the house uses her wit and charm to manipulate Horace into opening the safe for her. Again word wit आ गया। विट एंड ह्यूमर होता है, विट एंड चार्म भी हो सकता है। अब लेडी जो है अपने आप को प्रिटेंड करती है कि मैं कौन हूँ, वो भी चोरी करने आई होती, बट हॉरेस के सामने वो प्रिटेंड करती है कि वो कौन है, शी इज द ओनर ऑफ द हाउस। और वो बहुत ही अट्रैक्टिव चार्मिंग लेडी थी, तो वो प्रिटेंड करती है कि लाइक शी इज ट्रस्टवर्दी एंड आउट मैन्यूवर्स विदाउट रेजिंग सस्पिशन। और वो उसको हॉरेस को बड़ा सच्चे ईमानदारी के साथ सब कुछ बता रही है, लेकिन वो उसको आउटस्मार्ट कर जाती है, जिसको कि आउट मैन्यूवर्स भी कहा गया। यू कैन राइट डाउन आउटस्मार्ट्स आल्सो, जैसे कि उसको हॉरेस डैनबाय को एक मिनट का भी सस्पेशन नहीं होता है कि ये तो चोर ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द थीम ऑफ ट्रस्ट एंड डिसेप्शन? The story emphasizes that appearances can be deceptive. Story से क्या पता लगता है कि appearances deceptive means धोखाधड़ी दे सकती हैं। Horace trusts the lady based on her demeanor leading to his downfall. Horace को लगता है कि जो lady मेरे को जिस पे मैं trust दिखा रहा हूँ, और demeanor का मतलब होता है looks, outlook। lady इतनी beautiful थी, लेकिन वही उसकी सुंदरता उसकी बर्बादी का कारण बनी। It shows how overconfidence can result in being outwitted. Outwitted wit होता है समझदार। Outwit means जब आपको कोई आपकी समझ को कोई सरपास कर ले, एक्सीड कर जाए, आपसे ज्यादा हो, उसको बोलते हैं outwitted। और इसमें उसका अपना ओवर कॉन्फिडेंस कि मुझे तो कोई धोखा नहीं दे सकता, लेकिन he was outwitted by this woman for her demeanor। ये वर्ड को लर्न करें, ये आगे कॉम्प्रिहेंशन में भी आ सकता है, demeanor। Next question, why is Horace Danby's profession ironic? Very important question. इसका profession ironic means double क्यों है? Horace prides himself on being honest in his daily life, but ironically engages in theft. His hypocrisy underscores duality in human nature. Horace अपने अंदर बहुत घमंड करता है, प्राइड लेता है कि मैं एक बहुत ही ईमानदार इंसान हूँ, मैं डेली लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं करता हूँ। बट आयरॉनिकली गलत काम तो वो कर रहा है। बुक्स के लिए वो बुक्स पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन आप बुक्स के लिए चोरी करो वो गलत है। और उसकी हिपोक्रेसी क्या होता है, कहना कुछ करना कुछ। इससे पता लगता है कि उसकी डबल ड्यूअलिटी मतलब इन ह्यूमन नेचर, मतलब कि उसकी डबल नेचर कैसी है। अब कैरेक्टर स्केच करते हैं हॉरेस डैनबाय और लेडी का। हॉरेस डैनबाय कौन है? रिस्पेक्टेबल इंसान है, मिडिल एज है, ही लीड्स एन ऑनेस्ट लाइफ, लॉकस्मिथ है। ये सब कैरेक्टर्स नोट करें। However, he harbors of a secret passion for rare books, which drives him to steal once a year. Despite his meticulous planning, he is gullible and overconfident, making him vulnerable to deception. Horace's moral ambiguity and his eventual regret make him a relatable and layered character. हॉरेस एक बड़ी प्लानिंग के साथ, मेटिकुलसली मीन्स बड़े ही समझदारी की प्लानिंग के साथ आता है, लेकिन ही इज अ गलिबल एंड ओवर कॉन्फिडेंट मीन्स बहुत ही ज्यादा अपने आप को बेवकूफ़ी की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसकी कंडीशन वल्नरेबल मीन्स पुअर हो जाती है, और इवेंचुअली वो बाद में पकड़ा जाता है। लेडी कौन है? एडजेक्टिव्स लिखे, क्लेवर, रिसोर्सफुल वुमन हु इम्पर्सनेट्स द हाउस ओनर टू डिसीव हॉरेस, जो कि यहाँ पे हाउस ओनर को के नाम पे वो हॉरेस को धोखा देती है। हर कॉन्फिडेंस एंड क्विक थिंकिंग अलाउ हर टू मैनिपुलेट हिम इजीली। उसका ओवर कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस है, सॉरी इसका कॉन्फिडेंस है, हॉरेस का ओवर कॉन्फिडेंस है, जैसे कि वो मैनिपुलेट करती है हॉरेस को। और इससे पता लगता है शी रिप्रेजेंट क्या करती है, डेंजर ऑफ बीइंग मिसट्रस्ट, और हाईलाइट करती है अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि इंसान कैसे दोगला या एकदम से चेंज हो सकता है। चलें अब एप्लीकेशन बेस्ड करते हैं। इमेजिन योर हॉरेस राइट अ डायरी एंट्री आफ्टर बीइंग अरेस्टेड। तो यहाँ पे आप पढ़ें क्या क्या वर्ड्स गिवन है। I never imagined that my perfect plan would fall so miserably. Today my life took a devastating turn. क्योंकि इसके साथ बुरा हुआ तो नेगेटिव वर्ड आया, devastating turn. I was arrested. I had been so careful ensuring that every detail was in place before breaking into the house, but fate had another plans. किस्मत की कुछ और ही मंजूर था, मैं तो सही काम के लिए गया था। That woman, she outwitted me so effortlessly. तो ये कीवर्ड आ गया outwitted. I trusted her, believing her to be the lady of the house. How foolish I was. I handed her the safe code
without suspecting a thing, and now here I am behind bars, my reputation ruined. अब देखिए मैं कहाँ आ चुका हूँ, behind bars का मतलब है जेल की सलाखों के पीछे, और मेरी reputation खत्म हो गई. I only ever stole to buy books, yet the world sees me as just another criminal. If only I hadn't chosen any honest life, an honest life. Perhaps this is my punishment for my wrongdoings. I regret everything. तो ये देखिए आज मैं क्रिमिनल बन चुका हूँ, और परहैप्स अगर मैंने एक ऑनेस्ट लाइफ चूज की होती तो मेरे साथ ये कुछ ना होता. अब एंडिंग कैसे करोगे? विल आई एवर गेट अ सेकंड चांस? आई डाउटेड. हॉरेस डन बाय. क्या मुझे दोबारा कोई चांस मिलेगा? तो दिस इज हाउ क्लोजिंग इज डन. लेटर देखें. लेटर आती है फ्रॉम हॉरेस टू पुलिस एक्सप्लेनिंग दिस एक्शन. अब हॉरेस अपने एक्शंस कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, वो सारी कहानी बताएगा क्या हुआ. आई एम राइटिंग टू, पहले इसमें दो फॉर्मेट जाएंगे, एक आपका सेंटर्स का एड्रेस और एक पुलिस का एड्रेस जिसमें वो लेटर लिख रहा है. द ऑफिसर्स नेम एंड पुलिस स्टेशन सिटी नेम. सब्जेक्ट भी जाएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ माय एक्शंस. रिस्पेक्टेड सर मैडम, I am writing to sincerely express my regret and to explain my actions that led to my arrest. I, Horace Danby, confess that I broke into the house with the intent of stealing valuable items. I acknowledge that this act was unlawful and unethical. मुझे मालूम है मैंने जो काम किया वो unlawful था, ये word लिखे, and unethical means professional नहीं था, सही नहीं था. सेकेंड पैराग्राफ क्या कहता है? However, लेकिन अब उसको फील हो रहा है उसने गलती की, तो यहाँ पे अपने उसकी मन की बात भी बतानी है. However, I wish to clarify that I have never stolen for personal luxury. My actions were driven for the passion of rare and expensive books which I could not afford otherwise. मैंने ये सिर्फ अपनी कुछ बुक्स खरीदने के लिए किया था जो मैं चाहता था. I deeply regret my decisions now. I realize that no justification can absolve me of my wrongdoings. मैं अपनी माफ़ी चाहता हूँ, रिग्रेट फील कर रहा हूँ, और अब मुझे पता है कि ये चीज़ें मेरी चीज़ों को नहीं ख़त्म, जो रॉन्ग डूइंग्स की हैं इसका जस्टिफिकेशन नहीं है. I humbly request your understanding and assure that I will never indulge in any kind of such activities, willing to accept any punishment and work towards becoming a better citizen. मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा. मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैंने जो किया गलत किया. Thank you for your time and consideration. Ending करें. Yours sincerely, Horace Danby. So this was your fourth chapter. Now coming to the fifth one, जिसका कि टाइटल ये बुक का Footprints Without Feet by H.G. Wells. The most important chapter बुक है इसके ऊपर, तो जायज़ है बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. पहले इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है? ग्रिफिन. ग्रिफिन कौन है? इज अ ब्रिलियंट बट विकेट साइंटिस्ट. इसका काम क्या है? ये इनविजिबल फॉर्मूला निकालता है, अपनी पावर को मिसयूज करता है, जैसे कि मिस्टर इंडिया में हुआ था. अनिल कपूर तो पॉजिटिवली यूज कर रहा था, इसमें तो नेगेटिवली यूज किए. ये स्टीलिंग करता है, हार्म करता है, लोगों को परेशान करता है, मारता है, एंड लेटर ऑन इसका यही क्राइम इसके डाउनफॉल का कारण बनता है. और ये स्टोरी वॉर्न करती है कि अगर हम साइंटिफिक चीज़ों को, अगर हम एक्सपेरिमेंट जैसी चीज़ों को मिसयूज करेंगे अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए, तो इट कैन बी harmful not only for us but also for the society at large. So the story warns against misusing science for selfish purposes. Competency based question. How does Griffin use his invisibility to his advantage? Griffin uses his invisibility to escape from tight situations and commit crimes without getting caught. However, his misuse of power leads to chaos and his ultimate downfall. However क्यों लिखते सेंटेंस में? रिजल्ट क्या होता है कि वो पकड़ा, पहला सेंटेंस कह रहा है कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, तब हम यूज करते हैं however. ग्रिफिन ने ये चीजें क्यों यूज की? क्योंकि वो क्राइम करना चाहता था. हाउएवर उसकी ये पावर यूज करने से पूरा सिचुएशन केओटिक हो जाती है और उसकी खुद की बर्बादी का कारण बनती है. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस ग्रिफिन फेसेस ड्यू टू हिज इनविजिबिलिटी? ग्रिफिन को कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? नंबर 1 क्या था? बेसिक ह्यूमन इंटरेक्शन, लोगों से बात नहीं कर पाता था बिकॉज ही वॉज इनविजिबल. क्लोथिंग नहीं, पैसे, उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने को. एंड कंसीलमेंट. कंसीलमेंट मतलब उसको खुद की आइडेंटिटी को हाइड करना पड़ रहा था. His inability to control his temper and his unethical actions alienate him from society. वो खुद के टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसके एक्शंस अनएथिकल थे, जिसकी वजह से सोसाइटी में वो एलिनेट मीन्स अकेला पड़ चुका. आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलते हैं.
How does Griffin character highlight the misuse of science? Griffin uses his scientific discovery of invisibility of personal gain and unethical purposes. His actions demonstrate scientific advancement can be dangerous when misused. ये सिंपल क्वेश्चन है कि ऐसे जो लोग काम करते हैं ग्रिफिन जैसे, तो उनके कैरेक्टर से क्या पता लगता है कि जो इंसान अनएथिकल चीजों को यूज करते हैं साइंटिफिक एडवांसमेंट के नाम पे, तो वो जब मिस यूज करते हैं इट कैन बी डेंजरस एंड रिजल्ट इन देयर ओन डाउनफॉल. Why does Griffin become a tragic figure? Very important question. Griffin's arrogance and lack of moral compass lead to his downfall. Griffin की arrogance मतलब उसका खुद का जो गुस्सा था उसकी वजह से उसकी डाउनफॉल होती है. Despite his brilliance, his misuse of power isolates him and makes him a tragic character. उसकी खुद की ब्रिलियंस की वजह से वो अपनी पावर को मिसयूज करता है और वो एक ट्रैजिक कैरेक्टर बन जाता है. ग्रिफिन का कैरेक्टर देखते हैं. ग्रिफिन इज अ ब्रिलियंट बट अनस्क्रपलेस साइंटिस्ट. नोट डाउन करें, ये कीवर्ड है चैप्टर का, सिस्टमैटिक नहीं है. हु डिस्कवर्स द फॉर्मूला फॉर इनविजिबिलिटी. डिस्कवर करता है फॉर्मूला को कैसे इनविजिबल होना है. While his intelligence is admirable, his lack of ethics and selfishness lead to his isolation. उसका इंटेलिजेंस का जो फॉर्मूला अच्छा है लेकिन उसमें कोई एथिक्स नहीं है, वो खुद की सेल्फिश नीड्स के लिए ये सब कुछ कर रहा है, इसकी वजह से वो आइसोलेट मीन्स अकेला पड़ जाता है. Griffin's arrogance blinds him to the consequences of his actions, making him a tragic figure. उसकी खुद की एरोगेंस, उसके गुस्से की वजह से वो अकेला पड़ जाता है, ट्रेजिक फिगर के तौर पे पेश होता है. His character serves as a warning about the ethical responsibilities that come with scientific advancement. ये लाइन जरूर लिखे, उससे कैरेक्टर से ये पता लगता है, एक वार्निंग है कि एक इंसान को जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ती हैं तो वो जब वो साइंटिफिक एडवांसमेंट करता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बनती है कि उस चीज को संभाल के रखे. जब केमिस्ट्री लैब में आप लोग जाते हैं तो वहाँ कोई केमिकल्स इतने सारे पड़े होते हैं, तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वहाँ की इंचार्ज की कि इनको संभाल के रखे, ना कि उनको मिसयूज करे. अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के आते हैं. इमेजिन यू आर अ जर्नलिस्ट, राइट अ रिपोर्ट ऑन द हैवॉक कॉज्ड बाय ग्रिफिन. ये एक रिपोर्ट मैंने इस क्वेश्चन में लिया है, ये आ सकता है तो इसका फॉर्मेट लिख लें, बिकॉज रिपोर्ट राइटिंग 12th के बच्चों को तो पता है इसका फॉर्मेट, आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों ने नहीं किया है, चांसेस हैं आ सकते हैं. तो पहले रिपोर्ट में हमेशा हेडिंग जाती है, ग्रिफिन्स इनविजिबल टेरर लीव्स क्योस इन इट्स वेक. ये होगी हेडिंग रिपोर्ट की, जो न्यूज़पेपर्स में आती है उसको बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है. फिर बाय मीन्स किस जर्नलिस्ट ने इसको लिखा, फिर सिटी का नाम और डेट लिखते हैं, ठीक है. ये इसका फॉर्मेट है, इसको लिख ले, इजी है, डिफिकल्ट कोई नहीं है. ग्रिफिन, अब इसमें आपने ये नहीं बताना मैंने क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कभी नहीं आता रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है. ग्रिफिन द इनविजिबल मैन हैज अनलीश्ड हैवॉक इन द टाउन, leaving residents terrified and bewildered. This scientific genius discovered a way to become invisible, turned the invention into a tool for chaos and destruction. ये कैसा साइंटिस्ट था जो सबको सरप्राइज कर सकता है, bewildered होता है सरप्राइज, ठीक है. उसकी डिस्कवरी जो थी जिससे वो इनविजिबल बन जाता है, तो वो अपने इस टूल की वजह से पूरे शहर में chaos और डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है. आई विटनेस, इसमें जब भी रिपोर्ट आती है उसमें एक आई विटनेस अकाउंट आता है कि जो वहां पे खड़े थे लोग उन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आ रही ना, तो सारे जैसे हम न्यूज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, ये वही होती है रिपोर्ट राइटिंग. आई विटनेस ने क्या रिपोर्ट किया, बाइजार सिचुएशन इंसिडेंट, बाइजार मीन स्ट्रेंज, इंक्लूडिंग कौन कौन से थे, ऑब्जेक्ट्स मूविंग ऑन देयर ओन, सडन अटैक्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड प्रॉपर्टी डैमेज. Griffin's unseen presence created widespread panic as shops were looted. इससे shops लूट की गई, homes invade किए गए, घरों के अंदर गए बहुत सारे लोग, and residents left defenseless. Residents के पास कोई हथियार नहीं था, टूल नहीं था. Local authorities are struggling to control the situation. Okay, control है यहाँ पे. अब यहाँ पे आपको बताना कि अभी भी वहाँ पे situation कैसी है, ठीक है. That is a motive of a report writing. वहां के लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. ग्रिफिन्स इनविजिबिलिटी मेक हिम अ फॉर्मिडेबल चैलेंज, लीविंग देम अनएबल टू ट्रैक और एप्रीहेंड हिम इफेक्टिवली. उसकी सिचुएशन से लोग निकल नहीं पा रहे, वो सोच नहीं पा रहे क्या हुआ, और वो अंदर ही हैं, अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स अंटिल द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल. जब तक कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती वो घरों के अंदर ही है. द अलार्मिंग मिसयूज ऑफ साइंस सर्व्स एज अ grim reminder of the consequences of human integrity is guided by greed and personal vanities rather than the greed.
ये अलार्मिंग सिचुएशन ये बता रही है कि जब साइंस को आप गलत वेज में यूज करते हैं तो इससे इंसानियत कैसे खतरे में पड़ जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, अभी और चैप्टर पढ़े हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। राइट अ लेटर टू ग्रिफिन एडवाइजिंग हिम टू यूज द साइंटिफिक डिस्कवरी फॉर गुड। अब ग्रिफिन को आपने एडवाइस करना है, कैसे करेंगे? Dear Mr. Griffin, I hope this letter finds you in good health and spirits. As an admirer of scientific advancement, I am amazed by your discovery of invisibility. However, फिर result, I am deeply concerned about the havoc it has caused. मैं बहुत खुश हूँ तुमने एक scientific discovery की, मैं भी एक science का बंदा हूँ, लेकिन मैं परेशान हूँ कि तुमने जो havoc मतलब जो panic create किया है। Science is a gift that holds immense potential to serve humanity. Your groundbreaking discovery could revolutionize. आपकी discovery जो थी उससे बहुत सारी चीजें बदल सकती थी. The world, if applied ethically, for example, aiding in medical research, rescue operations, or national security, misusing it for personal gains not only diminishes its value but also causes unnecessarily harm. आपने जो कुछ किया उससे बहुत सारे चेंजेस ला सकते थे आप सोसाइटी में, लाइक आप मेडिकल रिसर्च में काम कर सकते थे, रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर सकते थे, नेशनल सिक्योरिटी में, लेकिन आपने जो कुछ किया दैट हैज ब्रॉट अननेसेसरी हार्म टू द सोसाइटी. आई अर्ज यू, अब रिक्वेस्ट करें उसको, टू रिकंसिडर योर एक्शन एंड यूज योर ब्रिलियंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. You have the potential to be remembered as a pioneer who transformed the world positively. Please take care to rebuild your legacy and goodwill and purpose. अब दोबारा से अपने चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें पॉजिटिवली, अपनी लेगेसी को और गुडविल को ध्यान रखें. लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग योर जेन्युइन कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी. योर सिंसियरली, and then your name will come. Now, next chapter is The Making of a Scientist by Robert W. Peterson. I think many children are scared of this chapter. They don't understand about it. But देखा जाए तो this chapter is not that difficult as you all think. If you divide this chapter into different phases that came into Richard Ebright's life, so you would be able to understand. सबसे पहले let's see the outline of this chapter. Who is Richard Ebright? He is a scientist. एक बहुत ही क्यूरियस बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, और उनका शौक क्या है? बटरफ्लाइज को स्टडी करना, जिसमें कि मोनार्क बटरफ्लाई को बाद में वो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं उसके ऊपर. दैट इज व्हाई ही बिकम्स अ ग्रेट साइंटिस्ट. उनके अंदर क्या चीजें हैं, क्वालिटीज क्या है? हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, इंटरेस्ट इन साइंस, जिसकी वजह से ही डज द ग्रेट डिस्कवरीज. His research on butterfly cells contribute to the study of cancer. और बटरफ्लाई के सेल्स के ऊपर उन्होंने स्टडी किया, रिसर्च किया, जिसकी वजह से उन्होंने साइंस में कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ कैंसर. द स्टोरी एम्फसाइजेस क्यूरियोसिटी, परसिवरेंस एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट. तीनों नोट को वर्ड्स को नोट डाउन करें. क्यूरियोसिटी मीन्स ईगरनेस टू लर्न समथिंग, परसिवरेंस मीन्स टॉलरेंस, और साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब किसी चीज को साइंटिफिक रीजन के अकॉर्डिंगली समझना, लॉजिकली समझना. दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक टेम्परामेंट. अब चलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ. हाउ डिड एब्राइट्स मदर कंट्रीब्यूट टू हिज सक्सेस? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड एग्जाम में. एब्राइट्स मदर nurtured his curiosity by encouraging him to explore the world of science. उनकी मदर ने उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाया, कैसे? उनको एक्सप्लोर करना सिखाया द वर्ल्ड ऑफ साइंस. And she was the one who brought him in the scientific equipment. उनके लिए scientific equipments लाती थी. Took him on trips, supported his interest and laying the foundation for his achievements. कॉमा डाल के एक सेंटेंस में आप सब कुछ लिख सकते हैं. नंबर 1, she brought him scientific equipments. सेकेंड क्या करती थी? उनको ट्रिप्स पे लेकर जाती थी. थर्ड, उनको सपोर्ट करती थी उनके इंटरेस्ट को लेके. एंड दिस इज हाउ शी लेड द फाउंडेशन ऑफ द अचीवमेंट्स. मदर का रोल की कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है बेटा, व्हाट क्वालिटीज मेड एब्राइट अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Ebright was a curious, hardworking and determined child. His ability to analyze problems, coupled with his persistence, played a key role in his scientific breakthroughs. उनके अंदर वो नो डाउट बहुत क्यूरियस थे, हार्ड वर्किंग थे, लेकिन उनको पता था कि प्रॉब्लम्स को कैसे एनालाइज करना है. कपल्ड मीन्स उसके साथ में वो परसिस्टेंट थे, और इसकी वजह से उनको साइंटिफिकली वो चीज़ों को एनालाइज कर पाए. अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं. व्हाट वर द इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन एब्राइट्स जर्नी एज अ साइंटिस्ट? यहाँ पे सारे हम बताएंगे क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया. ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप पैरा लिख सकते हैं.
वही मैं कह रही हूँ कि इस चैप्टर को अगर आप ब्रेक करके पैराग्राफ वाइज करें तो ये बहुत ईजी है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट इनफ. Ebright's journey included collecting butterflies as a child, winning science fairs, and publishing a research paper on cells that contributed to understanding cancer. Each milestone demonstrated his passion and determination. उनके कौन कौन से शौक रहे थे, लाइक बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, विनिंग साइंस फेयर्स एंड पब्लिशिंग दिस रिसर्च पेपर्स, ये सब चीज़ों की वजह से लाइक ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कैंसर कैसे होता है और उसके सेल्स कैसे वो रेड ब्लड सेल्स हाउ डू दे चेंज टू दी वाइट ब्लड सेल्स. एंड उनका ईच माइलस्टोन बताता है उनके पैशन की जर्नी और उनकी डिटर्मिनेशन की जर्नी को लेकर. सेकंड क्वेश्चन कहता है, हाउ डज द चैप्टर हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूरोसिटी एंड परसिवरेंस. इस चैप्टर से इंसान की क्यूरोसिटी और परसिवरेंस कैसे पता लगती है. ये चैप्टर से पता लगता है कि इट ड्राइव्स एक्सप्लोरेशन एंड लर्निंग. कि बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी रखें, दे शुड बी कीन ऑब्जर्वर्स. इफ दे आस्क यू क्वेश्चन, डोंट स्टॉप देम, लेट देम आस्क. इफ दे आर क्यूरियस टू नो समथिंग, गिव देम द आंसर. डोंट टेल देम चुप कर जाओ, बी क्वाइट. इससे क्या होता है, वाइल परसिवरेंस, टॉलरेंस हेल्प्स हिम टू ओवरकम चैलेंजेस. उनको पता लगता है कि हमें चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है. एब्राइट सक्सेस इज अ टेस्टमेंट टू दीज क्वालिटीज. उसका जो सक्सेस है टेस्टमेंट की क्वालिटीज को लेके. अब हम करते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ एब्राइट एंड एब्राइट्स मदर. Richard Ebright is a curious and determined individual whose passion for science defines his character. Note down this very important character. और ये बहुत बड़ी एग्जाम्स में आया, ये आ सकता है. From a young age, he exhibited a keen interest in learning and exploration. His hardworking nature and analytical mind led him to achieve significant milestones in scientific research. Ebright's humility and dedication make him an inspiring figure, demonstrating the rewards of persistence and curiosity. उनकी हार्डवर्किंग नेचर, एनालिटिकल माइंड, ये वर्ड्स को नोट डाउन करें. लॉजिकल माइंड जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया लाइफ में अपनी. मील कहते हैं ना, दूरी काफी दूर तक वो गए, है ना. एंड उनकी ह्यूमिलिटी, काइंडनेस जो थी और डेडिकेशन थी, उसकी वजह से उनको परसिस्टेंट थी, उनको बहुत रिवॉर्ड किया लाइफ में. उनकी मदर का कैरेक्टर आता है, शी इज सपोर्टिव, नर्चरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग हिज फ्यूचर. ये तीनों एडजेक्टिव्स को नोट करें, सपोर्टिंग, नर्चरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल. वो क्या फॉस्टर करती है, फॉस्टर मतलब डेवलप, जरूरी नहीं वर्ड डेवलप लिखना, आजकल बच्चे फॉस्टर लिखते हैं बच्चे. हिज साइंटिफिक इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड गाइडेंस, क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट दैट एनकरेजेस ग्रोथ एंड एक्सप्लोरेशन. उनको ऐसा एनवायरमेंट दिया जहां से उनकी ग्रोथ हो, एक्सप्लोर कर पाए. Her unwavering support reflects her role as a very detailed parent, जो in depth में उनको सिखाया, उनको बहुत कुछ सिखाया. नेक्स्ट बच्चे आता है डायरी एंट्री. सो इमेजिन यू आर एब्राइट, राइट अ डायरी एंट्री अबाउट विनिंग योर फर्स्ट साइंस फेयर. ये आ सकती है एग्जाम में, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है. What an incredible day. Positive thought. I still can't believe it. Today I won my science fair, first science fair, and it feels like a dream come true. I have been working on my project for so long, researching and experimenting with butterflies, and now all my efforts have paid off. मैं बार बार आपको ये याद दिला रही हूँ कि जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आपने एग्जाम्पल, जो भी उन्होंने सिचुएशन दी होगी, उस सिचुएशन को चैप्टर के साथ कनेक्ट करना है. उसको अपना कोई भी इमेजिनेशन मत दे देना चैप्टर के साथ, और कीवर्ड्स चैप्टर के ही लिखे. I presented my project on the life cycle of caterpillars and their transformation into butterflies, but I didn't just focus on the basics. I dug deeper into the process of metamorphosis and even developed a theory that I hope will lead to bigger discoveries in the future. I was nervous at first, seeing all the other amazing projects, but when I started talking about my work, it felt so natural. तो ये आपकी feelings हैं कि कैसे आपने discovery की caterpillars to butterflies की. The judges, अब judges का क्या response था? They were really impressed, especially with how I used a microscope to study the tiny structures inside a caterpillar. I could see the excitement in their eyes when they asked me questions, and I knew I had made a strong impression. When they announced my name as the winner, I couldn't control my happiness. My hard work was finally recognized. तो आपको पता था कि आप जीत रहे हैं क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे जजेस. This victory is more than a trophy. It's a reminder that curiosity and perseverance really do need to success. I can't wait to continue exploring science and see
where my future project leads me, where my future takes me, I know there's still so much to discover, and it's just only a beginning. Here's to many more discoveries ahead. So this is how you can do the closing, Richard A. Bright. आगे लेटर देखते हैं. ये लेटर है from Ebright to his teacher thanking him for the guidance. Dear Mr. Smith, I hope this letter finds you in good health. I wanted to take a moment to express my sincere gratitude for all the kindness, guidance and support you have given me over the past few months. Winning the science fair today was a dream come true and I owe much of my success to your encouragement. मैं आपको ये सारा success देता हूँ. Your advice, whether it was about how to approach my research or the little tips you shared on how to improve my presentation, was invaluable. आपका ये एडवाइस मेरे रिसर्च को लेके, मेरी प्रेजेंटेशन को लेके जब टीचर्स गाइड करते हैं ना, तो कई बच्चे कहते हैं मैं किया तो था मैम, आप ऐसे बोलते जा रहे हो. तो यही चीज़ें हैं. आपको अब जब कुछ जीत कर आते हो तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवाइस गिवन बाय योर टीचर्स विच इज इनवैल्यूएबल. यू टॉट मी नॉट ओनली अबाउट द साइंस बिहाइंड द प्रोजेक्ट but also about the importance of persistence, creativity and critical thinking. I have learned so much from you and it's made a lasting impact on how I approach my work. I'll never forget the way you always pushed me. मैं कभी नहीं भूलूंगा आपने मुझे कैसे पुश किया to look forward beyond what was immediately obvious and to question everything. It is because of your mentorship, आपकी mentorship की वजह से ही मेरे अंदर confidence आया to complete my project and truly challenge myself. Thank you for believing in me and for being such an inspiring teacher. I hope to continue learning and growing from you and I can't wait to share my future discoveries with you. With gratitude, Richard A. Bright. देखिए हर पॉइंट में, क्रिएटिव राइटिंग में हर पॉइंट में पॉइंट इज डिफरेंट. इट इज नॉट सेम एवरीवेयर. हर पॉइंट में आपने हर फीलिंग को एक्सप्रेस किया है, तो यही आपसे एक्सपेक्टेड होता है एग्जाम्स में. अब चलते हैं लेसन नेकलेस की तरफ बाय गाडी मॉसपैंट. मिटिल्डा की स्टोरी है. कौन है मिटिल्डा? अ मिडिल क्लास वुमन. उसको लग्जरी की डिज़ायर है और वो एक नेकलेस बोरो करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो गुम जाता है. अपनी फ्रेंड से बोरो करती है. वो एक आर्टिफिशियल नेकलेस होता है बट उसको लगता है वो रियल नेकलेस था और उसको भरपाई करने के लिए वो सारी ज़िंदगी मेहनत करती रहती है और एंड में जाके वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी लगनी शुरू हो जाती है, एजेड लगती है. तो जब वो अपनी फ्रेंड को मिलती है इतने सालों बाद, तो उसको पता लगता है कि वो जो नेकलेस उसने उसको दिया था दैट वाज अ फेक वन. तो द स्टोरी क्या सिखाती है? इट टीचेस अस वैनिटी, फेट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी. वैनिटी मतलब कि जब हम झूठी शान शौकत के पीछे लगते हैं तो किस्मत आपको कहीं भी लाके खड़ा कर सकती है. और इम्पोर्टेंस. चलिए अब करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन द नेकलेस. हाउ डज मिटिल्डा's कैरेक्टर लीड टू हर डाउनफॉल? मिटिल्डा का कैरेक्टर उसकी डाउनफॉल का कारण कैसे बनता है? मिटिल्डा's वैनिटी, ये वर्ड लिखे. वैनिटी मीन्स जब इंसान बहुत रिच क्लासेस की तरफ जाता है एंड फॉल्स शो ऑफ करता है, दैट इज कॉल्ड एज वैनिटी. शोइंग ऑफ द फॉल्स डिजायर्स एंड फॉल्स शो ऑफ इज कॉल्ड एज वैनिटी. एंड डिजायर for her luxurious lifestyle lead her to borrow a necklace to impress other. इन इच्छाओं की वजह से, इन डिजायर्स की वजह से वो एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल लीड करना चाहती है. शी बोरोज अ नेकलेस. Her lack of honesty and contentment, it means satisfaction, causes her years of hardship when she loses the necklace and works to replace it. अब इस वजह से उसकी ऑनेस्टी दाव पे लग जाती है, उसकी हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन चली जाती है एंड फॉर years she has to work to return the money back. Last question is also very important. What is the irony in the story? The necklace Matilda borrows and spends years turns out to be fake. This twist highlights the futility of her sacrifices and the irony of a situation. जो वो मिटिल्डा बोरो करती है और बहुत साल लगा देती है अपने फेक नेकलेस को रिटर्न करने के लिए, इससे ट्विस्ट पता लगता है. क्या हाईलाइट करता है कि जब इंसान सैक्रिफाइस करता है या लाइफ की आयरनी, सिचुएशन की आयरनी क्या होती है. आयरनी मतलब ऑपोजिट. मिटिल्डा का कैरेक्टर कहते हैं शी इज अ ब्यूटिफुल वुमन but vain and discontented woman. Discontented means the one who is not satisfied. She dreams of a luxurious life and feels trapped in her modest circumstances. अब यहाँ बच्चे देखो कहीं पे भी समरी मेंशन नहीं है. अब हमने उसको ब्रीफ में बताया कि वो ड्रीम कर रही है एक लग्जूरियस लाइफ की, लेकिन ट्रैप हो जाती है कुछ सर्कमस्टांसेस के अंडर.
Her desire for wealth and social status leads her to borrow a necklace, resulting in years of hardship. Despite her flaws, Matilda's determination to repay the debt shows her resilience. Resilience means tolerance. Her character serves as a cautionary tale about the dangers of vanity and materialism. तो हमने पहले उसकी नेगेटिव क्वालिटी दिखाई है, लेकिन बाद में पॉजिटिव भी बताया उसकी तरफ से कि इन फ्लॉज के बावजूद वो अपने अंदर टॉलरेंस दिखाती है. टॉलरेंस का एक हमने किया था वर्ड परसिवरेंस, ठीक है. लेकिन जब एक वुमेन के लिए वर्ड यूज होता है तो उसकी टॉलरेंस के लिए वर्ड आता है रिजिलियंस. ये जरूर नोट करें, आपको बहुत हेल्प करेगा. इट सर्व्स एज अ कॉशनरी टेल कि कैसे आपको बहुत अपनी झूठा दिखावा करने से पहले आपको कई चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. यू हैव टू वेरी केयरफुल. दैट मीन्स कॉशनरी. मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए भागे पीछे मत भागें. इन चीजों के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता है. नेक्स्ट कम्स Monsieur Loisel, who is her husband. He is a kind, patient, and supportive husband who tries to make Matilda happy. He sacrifices his comfort to help her replace the lost necklace. वो अपने comforts को sacrifice करता है ताकि उसके necklace को दे वापस कर पाए, उसके पैसे दे पाए. It showcases his selfishness. ठीक है, इससे ये भी पता लग रहा है कि वो सेल्फिश है, सॉरी सेल्फलेसनेस, कि वो सेल्फलेसली अपनी वाइफ के लिए सब कुछ कर रहा है. ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग आउट ऑफ एनी सेल्फिश थिंग्स. उसको जो भी उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला होता अपने फादर से, ही गिव्स इट टू Matilda. His simplicity contrasts with Matilda's vanity, highlighting the story's moral themes. उसकी simplicity contrast करती है Matilda की vanity से, false show off से, जैसे पता लगता है कि वो morally कितना ज्यादा ऊपर है Matilda से. Like he does not bother about money, he only bothers about clearing the debt of his wife. Application based question है, किसके ऊपर आता है? Write a diary entry by Matilda after learning the necklace was fake. तो Matilda क्या लिखेगी? Today has been one of the most painful and bewildering days of my life. Negative thoughts आ रहे हैं. Bewildering मतलब surprising day. I feel as though the ground beneath me has been ripped away and I can hardly breathe. जब इंसान के पैरों तले जमीन निकल जाती है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? I feel as though the ground beneath me has been ripped away. Okay, और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ. It all started with a necklace I had worked so hard to repay the debt we incurred after losing it, believing that it was a precious, irrepressible treasure जिसको हम repay नहीं कर सकते. For 10 long years, I have struggled, lived in poverty, given up the luxuries I once had, all to pay the cost of the necklace. I thought that in the end we would be free and I could finally breathe again. But little did I know all this suffering was for nothing. कहती मैंने 10 साल काम किया लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये सफरिंग किसी काम की नहीं थी, बिकॉज वो नेकलेस आर्टिफिशियल था. When I went to the jeweler today, expecting to confirm the cost of the original necklace and ensure that we had been responsible for in our repayment, I learned the shocking truth. The necklace was fake. It wasn't worth nearly as much as we had believed. It wasn't made of diamonds at all. Just imitation stones barely worth a fraction of what we had paid for it. I feel utterly foolish, heartbroken and angry. अब जब उसे पता लगता है ये सब झूठा था, तो ये एडजेक्टिव लिखे नेक्स्ट पैराग्राफ में कि ये सब चीजें देख के उसको क्या लगा? फुलिश, हार्टब्रोकन एंड एंग्री. All these years I could have lived in peace. Instead, I was wasted my youth, my beauty, and my happiness trying to maintain an illusion of wealth that was never real. I can't help but think of how different my life could have been if I had known the truth sooner. मैं अपनी जिंदगी जी पाती अगर मुझे पहले पता होता. The weight of the past 10 years seems unbearable now. I wish I could go back and make different choices, but that isn't possible. All I can do is try to make sense of this mess, but I'm sure that how? Perhaps in time I'll learn to accept this reality, but for now I feel like a fool. मुझे अब लग रहा है कि मैं पागल हूँ. यहाँ लिखा हुआ है. तो like how she could not go back and change all the mess that had happened in her life. अब चलते हैं लेसन भोली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, और इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं. भोली इज द स्टोरी ऑफ अ सिंपल निग्लेक्टेड गर्ल, और ये लिखी है के बास ने, जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर हैं. फिल्म लिखते थे, फिल्म राइटर थे, तो दैट इज वाई द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग.
This is about the struggle of a girl who is living in a village. She struggles from speech problem. लेकिन एक टीचर उनकी लाइफ में आके उनको इनकरेज करती है, उनका कॉन्फिडेंस लाती है भोली का। लास्ट में उनकी जब शादी हो रही होती है एक लेम इंसान से, बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, तो उनके चेहरे पे सारे पोक मार्क्स थे। तो शी जब वो जब वो लेम इंसान देखता है, बिकॉज ही वॉज 50 years ओल्ड, उनके चेहरे को देखता है तो ही फील्स ऑकवर्ड, और वो कहता डिमांड करता डाउरी की। तो देन हर फादर कीप्स हिज टर्बन इन द लेग्स ऑफ द फीट ऑफ दिस पर्सन हु हैड कम टू मैरी हिम। तो ये सब देखकर उनकी एजुकेशन उनकी हेल्प करती है। एंड दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग एजुकेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जितने भी क्वेश्चन एजुकेशन के हैं इस चैप्टर में कर लेना बहुत जरूरी, ये आते ही आते हैं। क्वेश्चन आता है हाउ डज एजुकेशन ट्रांसफॉर्म भोलीज लाइफ। एजुकेशन कैसे ट्रांसफॉर्म करती है भोली की लाइफ को। एजुकेशन एम्पावर्स भोली बाय गिविंग हर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इट ट्रांसफॉर्म हर फ्रॉम अ timid neglected girl to a self assured individual who can stand up for herself and reject societal injustice, as seen when she refuses to marry Bishambar। बिशाम्बर है जो उसको मैरी करने आया था, एक निगलेक्टेड गर्ल है, टिमिड है, शाय। टिमिड का मतलब है बड़ी कमजोर लड़की है, लेकिन वो अपने आप के लिए खड़ी होती है सोसाइटल इनजस्टिस के अगेंस्ट जब वो बिशाम्बर से रिफ्यूज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डज भोलीज डिसीजन टू रिजेक्ट बिशाम्बर सिग्निफाई। भोलीज डिसीजन सिग्निफाई क्या करता है, उसका जो उसने डिसीजन था कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो हर सिग्निफिकेंस is that she is full of courage, self-respect and ability to fight against exploitation. It reflects the strength that education can support and can provide if provided to an individual. कि education एक ऐसी चीज है जिससे इंसान अपनी courage, अपने अंदर strength लाता है, self respect लाता है, and the person can fight against अब आते हैं important questions की तरफ। Why was Boli initially considered a burden by her family? Boli was considered a burden due to her appearance, lack of confidence and speech impediment. Speech impediment का मतलब होता है when a person is unable to speak properly. Her family believed she would never marry. उनकी फैमिली को लगता है शायद वो कभी शादी ना कर पाए, and contribute to the household viewing her as a liability. और इस वजह से उनको एक liability समझा जाता है अपनी फैमिली को लेकर। How does Boli challenge societal norms? Boli challenges the societal norms by rejecting an unfair marriage proposal. She stands up against the dowry system and refuses to compromise her self-respect, showing that women can have right to make their own decision. वो सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ी होती हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। इससे पता लगता है कि जो वुमेन होती हैं उनके पास भी डिसीजन लेने की ताकत होती है। Now let's do the character sketch of Boli, whose other name is Sulekha. She is a timid and neglected child. She is ridiculed for her stammer. Ridicule का मतलब होता है made fun of. उनको उसकी stammering की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। And scars from childhood illness, क्योंकि उनको स्मॉल पॉक्स था तो उनके फेस पे स्कार्स थे। However, with the support of a teacher in education, she gains confidence and becomes assertive. उनको अपने टीचर का सपोर्ट मिलता है, she becomes assertive means positive. Boli transforms into a courageous young woman who values self-respect over societal expectations. Her journey symbolizes the power of educational and personal growth. अब उसकी टीचर का कैरेक्टर क्या है? She is a kind and supportive figure who plays a pivotal role in her transformation. Pivotal refers to important. She nurtures Boli's confidence, उसकी confidence को बढ़ाती हैं, nurture करती है, develop करती है, encourages her to speak without fear, and teaches her to value herself. The teacher's guidance exemplifies the impact of educators on shaping lives. टीचर की वैल्यू उसकी लाइफ में ये बताती है कि एक टीचर एक एग्जाम्पल है, एक एजुकेटर एक एग्जाम्पल है उन सब बच्चों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो उनकी लाइफ में वो सफर कर रहे होते हैं। सो दिस इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ बोथ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ये जरूर लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ये कैरेक्टर की पॉसिबिलिटी 100% एग्जाम आने की। अब उसके फादर की तरफ आते हैं। दीज आर माइनर कैरेक्टर, ये 3 मार्क्स में आ सकते हैं। बिशाम्बर जो कि लड़का मैरिज करने आया था। रामलाल कन्वेंशनल मैन है, मीन्स ऑर्थोडॉक्स से पुराने विचारों वाला है। हु इज बर्डन बाय सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। Initially, he neglects Boli due to her perceived shortcomings. However,
Later, he supports her decision to reject Vishamba, showing his evolving understanding of her worth. पहले वो नहीं मानता कि नहीं भाई मुझे मैं डाउरी दे दूंगा, कैसे भी करके अपनी पकड़ी को रख देता है, बट लेटर ऑन वो भोली के डिसीजन के साथ सहमत हो जाता है। अब विशांबर कौन है? ग्रीडी अपॉर्चुनिस्ट मैन। वो डिमांड करता है डाउरी की, एंड डिस्पाइट उसकी एडवांस्ड एज है, कुछ फ्लॉज मीन्स गलतियां भी बहुत सारी उसके अंदर है। उसका कैरेक्टर क्या हाईलाइट करता है? हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स, जो प्रायोरिटाइज करती हैं सिर्फ वेल्थ ओवर वैल्यूज। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है, ये आ भी सकता है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा होता है तो राइट अ डायरी एंट्री आफ्टर रिजेक्टिंग विशांबर्स प्रपोजल। विशांबर के प्रपोजल के बाद आपकी लाइफ क्या है, और ये डायरी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर डायरी, टुडे वाज द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई फेल्ट ट्रूली स्ट्रॉन्ग। I stood up for myself and I refused to let anyone treat me as if I were less than them. मैंने रिजेक्ट किया विशांबर का प्रपोजल। जब मेरी वेडिंग सेरेमनी होनी थी तो उसने डावरी डिमांड की, ये सारा बता सकते हैं उसने कैसे डिमांड की, लेकिन मैंने अपने करेज के साथ रिफ्यूज किया, और कैसे जो क्राउड था वो शॉक हो गया मेरी ये ये डिसीजन देखते हुए। एंड कुछ लोगों ने देखा कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, एक टिमिड गर्ल हूँ, पहले मुझे समझते थे, लेकिन मैंने उनको सबको रॉन्ग प्रूव किया। वो क्यों किया? बिकॉज मेरी एजुकेशन ने मुझे स्ट्रांग बना दिया। तो इसमें एंड आप कैसे कर सकते कि आई सॉ टीयर इन माई मदर्स आईज, माई फादर लुक क्रश्ड, बट मुझे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा, सब समझेंगे इस चीज को कि मैंने डिग्निटी को चूज किया मैरिज के ऊपर। दिस इज लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव चोजन डिग्निटी ओवर मैरिज। एंड नाउ आई हैव thought of chosen to build my own character, my own future, instead of settling for a life of misery. अब मैंने अपना अपना फ्यूचर बिल्डअप करना है, एक दुख भरी जिंदगी नहीं जीनी है। एंड माई टीचर हैज ऑलवेज टोल्ड मी कि एजुकेशन एम्पावर करती है, एंड टुडे आई हैव रियलाइज कि वो सही थी। अब लेटर है भोली की टीचर की तरफ से, थैंकिंग हर फॉर, भोली को अपनी टीचर को लेकर शी इज थैंकिंग फॉर हर गाइडेंस। तो इसमें आप जैसे हमने पहले किया, आप यहाँ पे भी बता सकते हैं, टुडे लाइक आई एम इमेंसली ग्रेटफुल टू यू, आई एम शोइंग माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यू। ठीक है, कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आई रिजेक्टेड अ मैरिज प्रपोजल, ये बता सकते हैं। फिर बिकॉज यू आर द पर्सन, आई वॉज अ सिम्पलिटन गर्ल, की वर्ड्स उठाएं। यू सॉ पोटेंशियल इन मी, ये बताएं। आप ये भी बता सकते हैं कि नाउ आई एम नॉट मोर अ बर्डन एंड आई एम कैपेबल ऑफ शेपिंग माई ओन फ्यूचर, एंड थैंक यू फॉर टीचिंग मी एंड बीइंग माय गाइड। तो ये सारा आप बता सकते हैं कंटेंट विद डीप रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड से आप एंड कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर, द बुक दैट सेव द अर्थ बाय क्लेरियो बॉयको। अगेन दिस चैप्टर इज कंफ्यूजिंग फॉर मेनी चिल्ड्रन। ये चैप्टर है फ्यूचर मार्शियन की तरफ से, जो अर्थ में इन्वेड करने आए हैं, और यहाँ पे उनके पास एक राइम बुक मिलती है। उनको लगता है कि अर्थ उनके ऊपर अटैक कर रही इस बुक से, बट उनको पता नहीं होता कि ये एक बुक ही है, नर्सरी राइमिंग बुक, एंड इनका जो इन्वेशन है फेल हो जाता है अर्थ के ऊपर, अर्थलिंग्स के ऊपर। और ये बड़ी ह्यूमरस सी लाइट सी स्टोरी अबाउट बुक्स एंड नॉलेज के बारे में। नाउ क्वेश्चन आता है, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर इन शेपिंग परसेप्शन? अगर ये आ सकता तो क्या लिखेंगे? द स्टोरी ह्यूमरसली इलस्ट्रेट्स हाउ a simple nursery rhyme book changes the Martian's perception of Earth। अभी क्या बताते हैं कि इवन जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बुक्स हैं ये आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन, लाइक दिस हैपेंस बाय रीडिंग द नर्सरी राइम्स। व्हाई इज द स्टोरी टाइटल द बुक दैट सेव द अर्थ? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। The story is titled so because it is about a nursery rhyme book, Mother Goose, who inadvertently prevents a Martian invasion. The Martian misunderstand the rhymes as Earth's military strategies and retreat, thus saving the planet. Martians को समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है, और वो अपनी स्ट्रैटेजी में फेल हो जाते हैं, और ये बुक जो है इनको बचाती है अर्थ को इन्वेजन्स के से, जो कि इन्वेजन्स हो रही हैं बाय मार्शियन टुवर्ड्स द अर्थ। Why did the Martians misunderstand the rhyming scheme book? Because उनके अंदर क्या नहीं था, इंटरप्रेट करने की नॉलेज नहीं थी, लिटरल नॉलेज नहीं थी, डिफेंस स्ट्रैटेजीज नहीं थी उनके पास, जिसकी वजह से वो पैनिक क्रिएट होता है। What role does humor play in the story? ह्यूमर कैसे प्ले करता है? ह्यूमर आता है एब्सर्डिटी से, तो ये एग्जैजरेट किया गया मार्शियंस ने, इस चीज में सटायर निकाला है। सो ह्यूमर अराइजेस फ्रॉम द एब्सर्बिटी ऑफ मार्शियन। एब्सर्ब होता है वेग, जो चीजें क्लियर नहीं होती है, तो इसने एब्जर्ब
क्रिटिक किस चीज की लेकर है कि मार्शियंस कुडंट अंडरस्टैंड दैट दिस वाज अ राइमिंग बुक एंड दे एग्जैजरेटेड द रिएक्शंस ऑफ मार्शियंस, और उनकी जो क्लेवर सटायर था, इससे जो स्टोरी है बहुत ही एंटरटेनिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग बनती है। अब करते हैं थिंक टैंक का करेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। थिंक टैंक इज द सेल्फ प्रोक्लेम लीडर ऑफ द मार्शियंस and he is arrogant, overconfident, and self-absorbed, often referring to himself as great and mighty think tank। ये जरूर लाइन लिख कर आए। थिंक टैंक जो मार्शियंस का लीडर है, खुद ही अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम किया कि मैं लीडर हूँ, और बहुत एरोगेंट है, गुस्से वाला है, ओवर कॉन्फिडेंट है, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, अपने आप को बोलता है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। His inability to think critically leads to hilarious misunderstanding, showcasing his foolishness। उसकी इनएबिलिटी है कि वो बहुत ही हिलेरियस बनाती है स्टोरी को, इससे उसकी खुद की फुलिशनेस पता लगती है कि डिस्पाइट द टाइटल थिंक टैंक, उसको पोर्ट्रे किया गया इग्नोरेंट एंड इनसिक्योर, जिससे कि स्टोरी में ह्यूमर आ रहा है। नूडल का कैरेक्टर भी आ सकता है। Who is Noodle? He is think tank's subordinate and a voice of reason, एंड वो टैक्टफुली थिंक टैंक की मिस्टेक्स को करेक्ट करता है उसको विदाउट ऑफेंडिंग हिम। उससे उसके पता लगता है लाइक हाउ डिप्लोमेट इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंट ही इज। एंड नूडल का करेक्टर क्या हाईलाइट कर रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें एक मार्शियन का करेक्टर अर्लिंग्स का भी है। मार्शियन कौन है? ओमेगा, आयोता एक्सेट्रा। ये ब्लाइंडली फॉलो करते हैं थिंक टैंक को, उसकी इंटरप्रिटेशन को वो समझ नहीं पाते हैं नर्सरी राइम्स को, दैट इज व्हाई दे ऐड ह्यूमर। एंड अर्लिंग्स दे आल्सो अपेयर एंड इन द बुक which are there in the literature, and they highlight human creativity and unintended consequences। क्वेश्चन अगर आ जाए, इमेजिन अगर आप नूडल हैं तो आप क्या लिखेंगे अपने फील्ड इन्वेजन के बारे में? तो व्हाट अ डिजास्टर्स डे, क्योंकि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ तो नेगेटिव इमोशन आ गया यहाँ पे। Erling planned with such confidence by our foolish leader think tank, and all because of his ignorance हम लोग हमारे साथ आज ये कुछ हुआ। फिर आपने ये बताया कि कैसे वो बुक पकड़ी गई मदर गूस को लेके। So despite all these things, how we were over, we had to advance, we could not advance towards the earthlings, and we had to go back to our planet। So last में हम लिख सकते हैं I feel trusted yet secretly relieved, I never believed in attacking Earth in the first place, perhaps it is better the way, but think tank's foolishness is something I will never forget। The mighty Martians defeated by Mother Goose, what an embarrassing tale of for history। ये लाइक हाउ कैसे कि थिंक टैंक की फुलिशनेस की वजह से सब कुछ हुआ जो मैं कभी भूल नहीं सकता, और माइटी मार्शियंस डिफीट हो गए बाय मदर गूस, जो कि एक बुक थी। अगर लेटर आती है आपको, राइट अ लेटर फ्रॉम एन अर्लिंग टू द ऑथर ऑफ मदर गूस, थैंक करना है फॉर सेविंग द प्लैनेट। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, दो आई डाउट you ever imagine that your delightful collection of nursery rhymes would be one day become the savior of the entire planet? Today I write to you with immense gratitude, for your simple verses have done what no army, no scientist, no leader on earth could achieve। They have protected us from an alien invasion। मैं थैंकफुल हूँ कि आज मुझे एलियन इन्वेजन से बचाया गया। ग्रुप ऑफ मार्शियंस थे जिन्होंने थिंक टैंक था, उन्होंने अर्थ को कॉन्कर किया। फिर सब आप ये बताएंगे कि हिलेरियसली हाउ दे वर कॉन्कर्ड। So it's both amusing and incredible to think how something as innocent as a book of rhymes can have much power to save। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं I thank you, your stories meant to spark young imaginations have saved us from invasion। Perhaps this is proof that words truly are mightier than any weapon, कि words पे बहुत ताकत है weapon से ज़्यादा। So with this I come to an end of this video। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें आज समझ पड़ गई होंगी। फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन चारुमोगा इंस्पायर्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।